राइट। तो आज अपन डॉकर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो ज़रा समझते हैं सर कि हमारा जो डॉकर है वो एक्चुअल में मार्केट में आया क्यों, राइट। उससे पहले क्या काम होता था, कैसे काम होता था, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो अपना क्लास स्टार्ट हो रहा है इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले, राइट। तो देखिए सर, इसमें अपन डॉकर पढ़ेंगे जो कि आपका ओपन सोर्स होगा, राइट। प्लस डॉकर के साथ साथ AWS खुद की सर्विस प्रोवाइड करवाता है डॉकर, जो कि है ECS इलास्टिक कंटेनर सर्विस। तो मैं डॉकर प्लस ECS ये भी आपको कवर करवाऊंगा। और इसके बाद अपन डॉकर के बाद आएंगे कहाँ पर सर, कुबरनेटीज में। और कुबरनेटीज के साथ साथ AWS की जो सर्विस है EKS, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में जो अपना ओवरऑल टाइम जाएगा वो 1.5 मंथ का जाएगा। डेली अपनी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे ऑफ होगा, संडे को कोई टास्क हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया, वो मैं कवर करवाऊंगा आप लोगों को। बात आ गई समझ में क्या, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा सर डिस्कस करते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में जब आपका डॉकर नहीं था तो क्या प्रॉब्लम थी और कैसे काम होता था, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोगों को मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि देखिए, सबसे पहले मान लीजिए एक कंपनी है क्लाउड विथ विवेक नाम से या फिर XYZ नाम से, उस कंपनी के आपको स्टार्टअप करने हैं, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करते हो सर, आपने एक बिल्डिंग ली। अब वो बिल्डिंग आप रेंट पे भी ले सकते हो या परचेस कर सकते हो। आफ्टर दैट बिल्डिंग लेने के बाद आपको क्या करना है सर, यहाँ पर हार्डवेयर्स लगाने। अब हार्डवेयर लगाने के लिए आपने रैक्स क्रिएट किए, राइट। तो इन रैक में आपकी मल्टीपल हार्ड डिस्क आती हैं, रैम आते हैं, राउटर लगाओगे, आप लैन केबल यूज़ करेंगे। उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग के सेटअप करने के बाद इसमें जो हार्डवेयर लगे हैं उनको ठंडा भी रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, उनको ठंडा भी रखना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा का पूरा कूलिंग सेटअप भी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, इस पे कूलिंग सेटअप भी लगाना पड़ेगा। अब कूलिंग सेटअप आप लगाओगे तो AC सेट करेंगे, राइट। जब AC लगाएंगे तो उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ये सारी चीज़ें आती थी। उसके बाद मान लीजिए कल को ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में चोर भी तो घुस सकता है। तो आप उसकी सेफ्टी के लिए क्या करोगे, एक फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड भी रखोगे। क्या करोगे, आप एक फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड भी रखेंगे। उसके बाद आप इस पे CCTV कैमरास भी लगाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो सर इस पूरे इंफ्रा को सेटअप करने में आपका इन्वेस्टमेंट 2 से 3 CR का, 2 से 3 CR का जो इन्वेस्टमेंट है आपका वो हो जाता था। चलो हमने बोला कोई नहीं सर, ये इन्वेस्टमेंट हमारा वन टाइम है, राइट। अब ये 2 से 3 करोड़ रुपए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए। कल को बोला मैंने, मेरा क्लाइंट था उज्जवल, ठीक है। अब उज्जवल ने क्या बोला कि 1 ईयर का इस क्लाउड विथ विवेक के साथ मेरा एग्रीमेंट है, मेरा जो भी एप्लीकेशन होगा वो मैं रन करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी है, उज्जवल जी ने क्या बोला, मुझे इससे बेटर ऑप्शन मिल गया है, मुझे दूसरी जगह मूव होना है। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हो गया सर, फिनिश हो गया, राइट। तो फिर कल को क्या हुआ, इस कंपनी के पास कोई भी क्लाइंट नहीं बचा। 2 मिनट सर, कोई आया है, एक सॉरी, थोड़ा सा बगल वाले अंकल आ गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताया कि आपने मान लीजिए ये सर, ये पूरी बिल्डिंग सेटअप किया। इस पूरी बिल्डिंग को सेटअप करने में 2 से 3 करोड़ रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इस बिल्डिंग को सेटअप करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला ये मेरा क्लाउड विद विवेक के नाम से ऑर्गेनाइजेशन था। इस क्लाउड विद विवेक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक क्लाइंट था सर, कौन, उज्जवल। उज्जवल से एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई उज्जवल का जो भी एप्लीकेशन होगा, जो भी वेबसाइट होगा, जो भी कोड होगा, जो भी डेटाबेस होगा, पूरा का पूरा ये क्लाउड विथ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करेगा। उसके बदले उज्जवल जो है तो 1 CR पर ईयर के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से पे करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट था सर वो 1 ईयर का था। उज्जवल जी ने बोला कि अगर मुझे आपकी सर्विस अच्छी लगती है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने एग्रीमेंट को इंक्रीज कर दूंगा। लेकिन आफ्टर 1 ईयर क्या हुआ, उज्जवल जी ने एग्रीमेंट खत्म कर दिया। इन्होंने बोला यार आप ना पैसे बहुत ज़्यादा ले रहे हो, मेरे को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई है, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा यही काम कम में करके दे रही है, तो मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे मूव हो रहा हूँ। फिर कल को क्या होगा सर, इस क्लाउड विद विवेक के पास कोई दूसरा क्लाइंट आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं आया तो क्या हुआ, इसने 1 CR रुपीज कहाँ से कमाए, उज्जवल से कमाए।
अब 1 CR में से इसने 20 to 30 लाख रुपीज़ जो है तो सैलरी वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह दे दिया। 70 लाख का इसको क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 70 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब जब 70 लाख का इसको प्रॉफिट हुआ तो इसने 2 से 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था। तो देखा जाए तो अगर इसके पास कोई दूसरा क्लाइंट नहीं आ रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा सर, अपना ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करना पड़ेगा। जब ऑर्गेनाइजेशन क्लोज करेगा तो भाई इसने जो सामान खरीदा था वो तो सब कचरे के रेट पे जाएगा। तो मैं बोलता हूँ चलो इसने 1 CR यहाँ से ले लिया और 70 लाख यहाँ से, तो देखा जाए तो ओवरऑल फिर भी इसका 1 करोड़ 30 लाख का 1 करोड़ 30 लाख का क्या हुआ सर, लॉस हुआ। तो ये कारण होता था कब, जब आपका इंफ्रा चलता था ऑन प्रीमाइज में, जिसे आप ट्रेडिशनल डेटा सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ऑन प्रीमाइज या फिर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर भी आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ट्रेडिशनल डेटा सेंटर जो होते हैं आपके वो कुछ इस तरीके के, राइट। तो ये ड्रॉबैक था, तो इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए क्या हुआ, मार्केट में क्लाउड आया। तो हमारे पास क्या होता है सर, गवर्नमेंट बैठी होती, गवर्नमेंट ने सारे प्रॉब्लम्स देखे, गवर्नमेंट के इंजीनियर्स होते, उन्होंने प्रॉब्लम से अवेयर कराया किसको, बिजनेसमैन को। उनको बताया कि यार हमारा बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है और अगर मान लो बिजनेस नहीं चल पाता है तो उसको इतना लॉस उठाना पड़ता है, तो कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं, राइट। तो फिर मार्केट में बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, जैसे अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया। इन लोगों ने क्या किया सर, खुद का क्लाउड बनाया। सबसे पहले किसने बनाया, अमेजोन वाले ने। इसने क्या किया, अपना AWS क्लाउड के नाम से मार्केट में आया। क्या आया सर, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से मार्केट में आया। अब ये क्या बोलता है, आप वहाँ पर अपना सिस्टम खरीद रहे थे, मत खरीदो, मैं यहाँ पर आपको रेंट पे दे दूंगा। आप रैम खरीद रहे थे, मत खरीदिए, मैं आपको रैम भी क्या करूँगा, रेंट पे दे दूंगा। आप स्टोरेज डिवाइस खरीद रहे थे, मत खरीदिए, मैं आपको रेंट पे दे दूंगा। आप राउटर खरीद रहे थे, मत खरीदिए, मैं आपको रेंट पे दे दूंगा, राइट। आप स्विच खरीद रहे थे, मत खरीदिए, मैं आपको रेंट पे, सारी सर्विसेज क्या बोला सर क्लाउड वाले ने, कि आप जो भी चीज़ खरीद रहे थे ना फिजिकली आप परमानेंट के लिए, उसे आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें ले रखी है और इनको मैं क्या करूँगा सर, आपको वर्चुअली प्रोवाइड करवा दूंगा। क्या करूँगा सर, वर्चुअली प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको यहाँ पर जितना यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ता है। क्या करोगे सर, जितना यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो ये आपके सर्वर हो गए, जिसे ये लोग क्या बोलते हैं, EC2 इंस्टांस बोलते हैं। तो आप रेंट पे ले लो, जितनी देर आपको यूज़ करना उतनी देर आप क्या करें सर, इसको यूज़ करके छोड़ दो। तो आपको सिर्फ उतनी देर का ही पैसा पे करना पड़ेगा जितनी देर आपने यूज़ करी, ये नहीं कि आपको लाइफ टाइम का पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छा एडवांटेज हुआ कर सर क्लाउड आने से। तो मान लीजिए कल को यहाँ पर कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है और उसका बिजनेस नहीं चल पाता है, 1 साल के लिए ही क्लाइंट था उसके पास, दूसरे साल उसके पास कोई क्लाइंट नहीं है, तो वो क्या करेगा सर, उसे टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि उसको यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, दूसरा क्लाइंट मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो उसको यहाँ पर जो भी AWS क्लाउड की बिलिंग होगी वो पे करके अपना प्रॉफिट सेव कर सकता है। बट वहाँ पर तो उसने क्या किया था सर, अपने पॉकेट से इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो ये ड्रॉबैक था। तो ये सारा का सारा जो आर्किटेक्चर होता है सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब थोड़ा सा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है इसको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए सर मेरे पास एक वेबसाइट चल रही है, ये वेबसाइट आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। क्या है सर, मेरे पास ये वेबसाइट चल रही है, इस वेबसाइट पे मैंने देखा यहाँ पर एक से, तो आपका क्या है सर, ई कॉमर्स एप्लीकेशन चल रहा है। अब इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में जो आपका मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है, इसमें क्या होता है सर, आपका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, क्या होगा सर, आपका जो ऑर्डर होगा वो भी इसी पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी वो भी इसी पे रहेगी, ठीक है, ऑर्डर और प्रोडक्ट आपका, ठीक है। और उसके बाद उसने कुछ चीज़ें बाय करी है क्या, तो वो भी इंफॉर्मेशन यहीं पर रहेगी, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि उसने कोई ऑर्डर लिया। चलिए, तो सर कुछ ऑर्डर आता है यहाँ पर, अगर वो अपने एप्लीकेशन, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखते हैं सर, तो यहाँ पर क्या होता है, माय ऑर्डर पे जाते हो आप, राइट। तो ये माय ऑर्डर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहीं पर होगी, ठीक है। उसके बाद सर सेकंड नंबर पे आपने क्या प्रोडक्ट चूज़ किया है, वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद सर आपने कोई प्रोडक्ट क्या बाय किया हुआ है, तो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर होगी। आफ्टर दैट सेम आपका कार्ड का ऑप्शन होता है, जो आप लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर जैसे होता है ना, आप सेव करके रख लेते हो उस प्रोडक्ट को, बाय नहीं करते, तो वो आपका कार्ड का ऑप्शन होता है, तो वो भी यहाँ पर आप दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कार्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट आपके हैं वो भी यहीं पर दिखेंगे आपको। और उसके बाद आप बाय करना चाहते हो तो वो भी आपको यहीं पर दिखेगा। तो देखा जाए तो सर ये जो पूरा का पूरा आपका आर्किटेक्चर है, ये क्या है, सब एक ही सर्वर पे चल रहा है। देख रहे हैं, ये आपका सर्वर वन हो गया, इसी सर्वर पे आपका ऑर्डर है, इसी पे आपका प्रोडक्ट चल रहा है, इसी पे कार्ट है, इसी पे बाय पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है सर क्या हो रही है, आपकी यहीं पर आ रही है। तो ये जो आपका आर्किटेक्चर होता है सर, ये आपका कहलाता है मोनोलिथिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, आपका कोड लिखा होता है, तो ये कोड आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड। तो सर ये आपका कोड हो गया, राइट। यहाँ पर आपका लॉजिक लिखा होगा, बिजनेस लॉजिक लिखा होता है कि अगर हमारा बंदा क्या कर रहा है सर, रेडियस पे आ रहा है तो ये कर देना, और अगर क्या कर रहा है वो होम पेज पे आ रहा है तो उसको ये रिटर्न कर देना, और अगर वो कार्ट पे आ रहा है तो ये रिटर्न कर देना। तो वो सारा बिजनेस लॉजिक का कोड यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। तो एक कोड मैं यहाँ पर ऐसे नॉर्मली लिख देता हूँ, जैसे कि अगर बंदा होम पे जा रहा है तो ये रिटर्न करेगा, और अगर उसका क्या हो रहा है सर, यहाँ पर कार्ट का ऑप्शन है तो कार्ट पे जाएगा, या फिर प्रोडक्ट का ऑप्शन है तो प्रोडक्ट पे जाएगा, या फिर बाय का ऑप्शन है तो बाय पे जाएगा। तो ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, अगर इनमें से क्या होता है तो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सर, आपके पास डेटाबेस लगा होगा। अब वो डेटाबेस आपका कोई सा भी हो सकता है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल भी हो सकता है, मारिया डीबी भी हो सकता है, मोंगो डीबी भी हो सकता है। तो मैंने बोला सर यहाँ पर आपका वो डेटाबेस लगा हुआ है, राइट। क्या लगा हुआ है, आपका डेटाबेस लगा हुआ है। अब इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो मैंने बोला चलो ये पोस्ट ग्रे एसक्यूएल ही ले लेते हैं अपन। अब ये जो आपका सर डेटाबेस है, कोई भी लॉजिक यहाँ से रन हो रहा है। सपोज दैट यूजर ने बैठ के क्या किया सर, यहाँ से माय ऑर्डर पे हिट किया, ठीक है। तो ऑर्डर पे गया, तो उसका अब कार्ट से रिलेटेड है तो कार्ट वाले पे रिक्वेस्ट आई, कार्ट वाला क्या करेगा, यहाँ से आके पोस्ट ग्रे एसक्यूएल से रिस्पॉन्स करके उसको रिटर्न कर देगा। ऐसे ही इसने कुछ बाय कर रखा था, बाय की रिक्वेस्ट बाय वाले लॉजिक पे, बिजनेस लॉजिक पे आएगी, कोड पे आएगी, और वहाँ से पोस्ट ग्रे एसक्यूएल से उठा के रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा सर, ये बिजनेस लॉजिक वर्क करेगा। लेकिन अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, मान लीजिए सर एक आपने छोटा सा चेंजेस कर दिया, किस पे सर, माय ऑर्डर पे। माय ऑर्डर पे आपने कुछ अपडेट कर दिया। मान लीजिए पहले आप जब ऑर्डर कर रहे थे सर, तो उस टाइम पे आपका जो पेमेंट है वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं था, आप ओनली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का ऑप्शन ले रहे थे। अब आप क्या चाहते हो सर, उसमें आपकी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी ऐड करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे सर, आपका ये कोड है, ये जो मैंने होम कार्ट प्रोडक्ट वाई लिखा ना, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन का कोड है। मेरे को यहाँ पर अभी कोडिंग का वो नहीं है, तो मैंने कोडिंग यहाँ पर लिखी नहीं है, नहीं तो ये क्या है, कोड है। तो मैंने बोला कि सर आपका एप्लीकेशन का कोड है, अब आप क्या कर रहे हो, इसमें माय ऑर्डर में अपडेट कर रहे हो, या प्रोडक्ट पे अपडेट कर रहे हो, या फिर बाय पे अपडेट कर रहे हो, किसी एक पे अपडेट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन की कोडिंग के साथ छेड़छाड़ करोगे, राइट। क्योंकि पूरा कोड क्या है सर, एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो आप इस बॉक्स से क्या करोगे सर, अपने कोड को जब चेंजेस करोगे तो आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउन टाइम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उज्जवल सर, हरीश जी और सत्य प्रकाश सर, पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको डाउन टाइम देना पड़ेगा। तो भाई ये तो बिजनेस लॉजिक अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी बंदा आज के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी एप्लीकेशन होता है, वो चाहता है डाउन टाइम ना मिले। इवन आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं कि इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो आपका एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक यूज़ कर रहे हैं,
इंडिया के, राइट। क्या वो बैंक डाउन टाइम देते हैं? नहीं, नेवर। वो रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी एक्सेस कर लें, उनका एप्लीकेशन कभी भी डाउन नहीं होता। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सब में डाउन टाइम आता है, राइट। तो कोई भी बंदा होता है जहां पर डाउन टाइम मिलता है वहां पर यूज करना, या उस जगह पे अपना अकाउंट बोल दो या फिर अपना बिजनेस रन नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे ही होता है सर कि यहाँ पर आपने एक छोटा सा ऑर्डर है, माय ऑर्डर, उसको अपडेट किया, या फिर आपका प्रोडक्ट है, उस सेक्शन को आपने अपडेट करना है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको यूज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कोड है, इस कोड से ही आपको छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। और ये पूरा का पूरा डेटाबेस से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा सर, डाउन टाइम देना पड़ेगा। तो ये जो आर्किटेक्चर मैंने बताया सर, ये क्या था, आपका मोनोलिथिक था। समझ में आया सभी को, उज्जवल जी, हरीश जी और सत्य प्रकाश सर, की मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होता है? ठीक है। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो था ये पहले यूज किया जाता था। अभी भी कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज कर रही हैं, क्योंकि उनका वो आर्किटेक्चर पहले से सेटअप है। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी बंदा चाहता है कि भाई मेरा जो आर्किटेक्चर हो वो क्या होना चाहिए, माइक्रो सर्विस होना चाहिए, मोनोलिथिक नहीं होना चाहिए। तो वहां पर क्या करेगा सर, उसको आपको माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर सेटअप करके देना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर जरा कि माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर कैसा होगा। तो कुछ नहीं, माइक्रो सर्विस में बहुत ही अच्छा फीचर है, ध्यान दीजिएगा जरा कैसे। तो यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आए, तो मैंने बोला सर ये मेरा वही एप्लीकेशन है, सेम एप्लीकेशन मैंने ले लिया। अब सेम एप्लीकेशन के अंदर सर मेरा क्या हो रहा है, एक माय ऑर्डर का सेक्शन है, ओके। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट का सेक्शन है, तीसरा जो है सर वो बाय का सेक्शन है, राइट। ये तीन तीन सेक्शन हमारे पास अवेलेबल हो गए। एज इट इज हमारे पास यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन हो गया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास प्रोडक्ट का हो गया, और थर्ड ऑप्शन सर हमारे पास बाय का हो गया, राइट। तो मैंने बोला सर ये आप बाय करोगे, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है। अगर आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ देख रहे हो, और एज इट इज़ मैंने बोला कि माय ऑर्डर जो है वो यहाँ पर आपके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब माय ऑर्डर के बाद आपने क्या किया सर, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी देखने में एप्लीकेशन सेम लग रहा होगा, बट अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि मोनोलिथिक में क्या हो रहा था और माइक्रो सर्विस में क्या हो रहा है। चलिए, तो ये आ गया सर आपका, ये आर्किटेक्चर किसका सर, ये आपका वही ई कॉमर्स का है। ये आपका ई कॉमर्स का हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या होगा सर, कोडिंग रखी होगी, राइट। तो ये आपका कोडिंग सेक्शन हो गया। अब इस कोडिंग सेक्शन में आपका अलग अलग होगा। मैंने बोला सर एग्जाम्पल के लिए आपका फ्लास्क का एप्लीकेशन रन हो रहा है, राइट। तो फ्लास्क में आपकी कोडिंग रखी हुई है, तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का होगा, फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट, ठीक है। ये आपका इस टाइप का कोड लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको दे दिया फ्रॉम रेडिस से, आप रेडियस सर्वर यूज करो तो फ्रॉम रेडिस टू इम्पोर्ट रेडिस, ठीक है, ये आपने दे दिया। उसके बाद सर यहाँ पर आपने क्या बोला, एट द रेट ऐप डॉट राउट, ये आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका नीचे क्या कर रहा है सर, आपको हेलो पेज रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपने फंक्शन लिखा है होम करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फंक्शन। तो ऐसे पूरी कोडिंग लिखी हुई है सर ये आपकी एप्लीकेशन की। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा सा लिख देता हूँ कि आपका सर एक कार्ड का फंक्शन होगा, एक होम का हो गया, उसके बाद आपके पास जो होगा वो प्रोडक्ट का फंक्शन होगा। तो डी ई एफ कार्ड, और डी ई एफ प्रोडक्ट डिफाइन, ये पाइथन का कोड का सिंटेक्स है। कार्ड हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, एंड आफ्टर दैट बाय हो गया। तो मैंने बोला सर ये आपके पास अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, राइट। और नीचे इसी के जाओगे तो आपका डेटाबेस का पोर्ट मैपिंग वगैरह, पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह हो रखी होगी। अब
सर यहाँ पर क्या होगा, आपके ने सभी के लिए अलग अलग, पहले क्या हो रहा था यहाँ पर देखो, आपका यूजर कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहा था, ऑर्डर की रिक्वेस्ट कर रहा था, बाय करने की कोशिश कर रहा था, सारी रिक्वेस्ट क्या हो रही थी सर, यहीं पर आ रही थी आपके पोस्ट ग्रे एसक्यूएल से, और इसके लिए कोई भी अलग चीज़ें नहीं रखी थी। बट अभी क्या हुआ, यहाँ पर आपके सभी के लिए अलग अलग आपने क्या किया सर, सर्वर सेटअप कर दिए। तो मैंने बोला कि अगर मेरा यूज़र है और उसकी रिक्वेस्ट होम पेज पे आ रही है तो वो यहाँ पर कनेक्ट कर देना, अगर मेरा यूज़र है उसकी रिक्वेस्ट ऑर्डर पे आ रही तो यहाँ पर कर देना। मैंने बोला अगर मेरी यूज़र की रिक्वेस्ट क्या हो रही सर, यहाँ पर कार्ड पे आ रही तो यहाँ पर कर देना, अगर प्रोडक्ट पे आ रही है तो यहाँ पर कर देना, वाई पे आ रही है तो यहाँ पर कर देना। तो देखो सभी के लिए हमने क्या किया, अलग अलग बना दिए। क्या बोला हमने कि अगर यूज़र होम पेज पे तो उसकी ट्रैफिक इस वाले से कनेक्ट कर देगा, अगर हमारा यूज़र क्या कर रहा है, बाय कर रहा है या फिर ऑर्डर पे जा रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आनी चाहिए ऑर्डर वाले सेक्शन पे। ऐसे ही कार्ट वाले सेक्शन पे कार्ट की रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन या सर्विस आपकी आएगी, और इसके बाद यहाँ पर बाय कर रहा है तो बाय की आएगी। अब इसका एडवांटेज क्या है ये समझेंगे सर। देखो मान लीजिए यहाँ पर कल को हमें क्या करना है सर, हमारे बाय वाला सेक्शन जो है इसमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पूरा का पूरा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो पूरा का पूरा कोड है ये एक में नहीं रन कर रहे हैं आप। आपने क्या किया सर, होम वाले में होम का कोड रख दिया, ऑर्डर वाले में ऑर्डर का कोड रख दिया, कार्ट वाले में कार्ट का कोड रख दिया, प्रोडक्ट वाले में प्रोडक्ट का कोड रख दिया, और बाय वाले में बाय का। तो मैंने बोला कि सर आपने क्या किया, वो बाय वाले सेक्शन पे चेंजेस करना है। क्या करना है सर आपको, बाय वाले सेक्शन पे चेंजेस करना है। तो जब आपको इस बाय सेक्शन पे चेंज करना है तो आप कहाँ पर, इस पूरे कोड पे तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये कोड आपका अब काम का नहीं है। आपका कोड तो भाई होम के अंदर रखा हुआ है, ऑर्डर के अंदर रखा है, कार्ट के अंदर रखा है, प्रोडक्ट के अंदर रखा है, बाय के अंदर रखा है। तो कार्ट वाले पे अगर आपने चेंजेस किया तो कार्ट वाले की रिक्वेस्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला सर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे कनेक्ट हो जाएगी, बाय करने की कोशिश कर रहा है बंदा तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर हो जाएगी। ऐसे ही बंदा यूज़र के होम एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे तो उसकी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। राइट, तो सभी पे अलग अलग हो गया। ऐसे ही उसने क्या बोला, ऑर्डर पे आ रही है, ऑर्डर पे रिक्वेस्ट ला रहा है तो ऑर्डर पे यहाँ पर कनेक्ट कर देगा। राइट, तो ये उसका ऑर्डर पे कनेक्ट हो गया। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कोड क्या था, पहले जब आप मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज कर रहे थे तो एक ही पूरे सर्वर पे या एक ही बॉक्स के अंदर रखा हुआ था आपका कोड। लेकिन जब आपने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज किया तो वहां पर क्या किया सर, आपने होम डैशबोर्ड का कोड अलग रख दिया, ऑर्डर का कोड अलग रख दिया, कार्ट का कोड अलग रख दिया, प्रोडक्ट का कोड अलग रख दिया, और बाय का कोड अलग रख दिया। अब इससे क्या एडवांटेज हुआ कि सर आपको जिस सेक्शन को अपडेट करना है उसी सेक्शन पे आप जाओगे और उसी सेक्शन को डाउन टाइम दे पाओगे। तो सपोज दैट मैंने बोला कि आपको कल को बैंकिंग का एप्लीकेशन मिल गया प्रोडक्ट, राइट, आपको बैंकिंग प्रोजेक्ट मिल गया। आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं करोगे, आप ऐसे ही आर्किटेक्चर सेटअप करके दोगे माइक्रो सर्विस का। अब बैंकिंग में क्या क्या फीचर होते हैं सर, वो अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकता है, यस और नो, यस और नो उज्जवल जी, हरीश जी, सत्य प्रकाश सर, राइट। तो वो बैंक बैलेंस चेक कर सकता है, उसके बाद वो पेमेंट चेक कर सकता है कि भाई पेमेंट रिसीव हुआ, सॉरी पेमेंट नहीं, उसे क्या बोलते हैं आप लोग, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट चेक कर सकता है। उसके बाद मनी सेंड कर सकता है वो, ठीक है, उसके बाद मनी रिसीव भी कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन उसको मिल रहे हैं। अब मान लीजिए कल को उसने क्या बोला कि यार बैंक स्टेटमेंट ना पहले हम 10 डेज का देते थे बाय डिफॉल्ट, जो आपके क्या बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है उसमें जो स्टेटमेंट मिलता है वो 10 डेज का देते हैं हम, ऐसा बोला बैंक वालों ने। तो इन्होंने बोला कि भाई हम अपडेट करना चाहते हैं, 10 डेज का नहीं 15 डेज का करना चाहते हैं। तो अब यदि सोचिए अगर आप इसको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में रन करोगे तो क्या करोगे आप, पूरा का पूरा ना तो वो बैंक बैलेंस चेक कर पाएगा, ना स्टेटमेंट चेक कर पाएगा, ना मनी सेंड कर पाएगा, ना मनी रिसीव कर पाएगा। क्या होगा, डाउन टाइम दे दोगे सारे के सारे एप्लीकेशन को। तो ये तो एक बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं हुई और ये बिजनेस लॉजिक भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस लॉस होगा बैंक का। तो बोला गया क्या करो भाई, आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करो। माइक्रो सर्विस में क्या होगा, बैंक बैलेंस का एक अलग से आप कंटेनर बना दोगे, स्टेटमेंट के लिए एक अलग से आप कंटेनर बना दोगे, मनी सेंड करने के लिए एक अलग कंटेनर बना दोगे, मनी रिसीव का कंटेनर अलग होगा, और सारे कंटेनर के अंदर अलग अलग कोड रन होंगे। बट उन सबको मर्ज करके क्या होता है सर, आपका फाइनल एप्लीकेशन डिप्लॉय होता है। समझ में आए?
तो यहाँ पर क्या हुआ, कल को आपने स्टेटमेंट वाला सेक्शन एडिट करना है, स्टेटमेंट वाले सेक्शन को अपडेट करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ स्टेटमेंट वाले सेक्शन को क्या करोगे सर, डाउन टाइम दे दोगे, बाकी सब आपका एज इट इज रन होता रहेगा। बात आई समझ में? तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है कि आप क्या करें सर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज करें, क्योंकि मोनोलिथिक में क्या होता है सर, आपका यहाँ पर ड्रॉबैक बहुत देखने को मिलता है। बात आ गई समझ में सर? क्लियर हुआ यस और नो? आवाज ही नहीं आ रही सर आप लोगों की। हमारी नहीं आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है सर, बहुत धीरे आ रही है। तो समझ में आया मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है? तो माइक्रो सर्विस करते हैं सर। हाँ, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि जो आपका प्रीवियस बहुत लंबे टाइम से प्रोडक्ट बन रहा हो या चल रहा हो, वो आपका माइक्रो सर्विस के बदले मोनोलिथिक भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि 99% सारी कंपनियां जो है तो डॉकर कुबरनेटीज यूज कर रही हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है सर, आपका मोनोलिथिक यूज कर रही होगी, वो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह पे अपना डिप्लॉयमेंट करके रखेगी। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो कि जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है सर, इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक ही कोड बेस और एक ही यूनिट में होता है, जो कि एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, ये वाला। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोड क्या है, एक ही आपके यूनिट के अंदर है। और इसमें क्या सारे फंक्शन जैसे मैंने बताया, यूजर लॉगिन हो सकता है, पेमेंट हो सकता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो सकता है, और ये सब जो भी है क्या है सर, वो टाइटली कपल्ड होते हैं। टाइटली कपल्ड का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अगर एक डाउन हुआ तो बाकी की सारी को फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर देता है ये, इसमें मोनोलिथिक में। इसका कुछ एडवांटेज भी है कि स्टार्टिंग स्टेज में बनाना इसको ईजी होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये सब कुछ एक ही जगह पे शो कर देता है, तो ये थोड़ा सा एक इसका एडवांटेज है कि जो भी कोड वगैरह हैं आपके, सब एक ही जगह पे मिल जाएंगे और इसको क्रिएट करना ईजी होता है, इसका जो सेटअप करना है वो ईजी होता है। बट इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है मैंने बताया, एक छोटा सा चेंजेस करना है पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है, पूरा सिस्टम डाउन टाइम पे चला जाता है, राइट। उसके बाद स्लो डिप्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है, हर बार पूरे सिस्टम पे डिप्लॉय करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने माय ऑर्डर को अपडेट किया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि माय ऑर्डर को आपने अपडेट किया, लेकिन माय ऑर्डर के साथ कार्ड का जो कोड था वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको वो कार्ड का कोड भी माय ऑर्डर के अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ सकता है। तो ये सब क्या है सर, इसके एक ड्रॉबैक थे। लेकिन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है सर, कि माइक्रो सर्विस में एप्लीकेशन को छोटे छोटे बॉक्स के अंदर सर्विस का फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि ये मेरा क्या है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जिनको मैंने डिवाइड कर दिया है बॉक्स के फॉर्म में, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं सर, कंटेनर बोल रहे हैं, या फिर आप सर्विस भी बोल सकते हो। कुबरनेटीज में जाओगे तो हम इनको सर्विस बोल रहे हैं, और डॉकर की केस में बात करोगे तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, कंटेनर बोल रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक कोड लिखा हुआ है। होम के अंदर होम का कोड लिखा, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर का कोड लिखा, कार्ट के अंदर कार्ट का कोड लिखा हुआ, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट का कोड है, बाय के अंदर बाय का कोड है। और सभी के अंदर क्या है सर, आपका अलग अलग आपने डेटाबेस रख रखा है कि भाई मेरा ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन है तो इस डेटाबेस पे रखेगा, कार्ट का इन्फॉर्मेशन, या फिर आप एक ही डेटाबेस यूज़ करना चाहो तो एक ही डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, उसमें टेबल अलग अलग क्रिएट कर सकते हो कि भाई बंदा ऑर्डर कर रहा है तो ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन ऑर्डर वाले टेबल पे जाए, बंदा कोई प्रोडक्ट है उसको कार्ट में ऐड कर रहा है तो कार्ट का इन्फॉर्मेशन जो है कार्ट वाले टेबल पे जाए, राइट। अगर कोई बाय किया है उसने तो बाय का जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है वो बाय वाले टेबल पे जाए, तो आप इस तरीके से सभी की अलग अलग टेबल बना सकते हो। इससे क्या एडवांटेज होता है सर, स्केलेबिलिटी बनी होती है कि सारी सर्विसेज जो होती हैं वो केवल क्या होती हैं सर, स्केल हो सकती है आपकी, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत फास्ट डिप्लॉयमेंट होता है सर। सीधी सी बात है कि यार यहाँ पर क्या हो रहा था, एक को अपडेट करने पे पूरा डाउन हो रहा था, तो सबको फिर से करना पड़ रहा था डिप्लॉयमेंट। बट यहाँ पर क्या है, आपने जिसको चेंजेस किया केवल उसी को डिप्लॉयमेंट करना है, सारी चीज़ों को नहीं करना है, राइट। उसके बाद फॉल्ट टॉलरेशन मिलता है यहाँ पर कि आपका एक डाउन हुआ है तो बाकी के इफेक्ट नहीं करेंगे, जो कि आपका फॉल्ट टॉलरेंस और हाई अवेलेबिलिटी का फीचर भी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है सर, इस पूरे सिस्टम को मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों?
क्योंकि भाई मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं आपके, किसी कंटेनर पे ये कोड रखा है, किसी कंटेनर पे दूसरा कोड रखा है, किसी कंटेनर पे ये, राइट। तो कंटेनर क्या है सर, छोटे छोटे बॉक्स हैं आपके, या फिर मैं इनको सर्वर भी बोल सकता हूँ। तो ये आपके यहाँ पर रन हो रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है सर, यहाँ पर नेटवर्क लेटेंसी भी स्लो हो सकती है, क्योंकि इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो एक दूसरे के बीच में होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट आप चाहो तो इनको किसी एक कॉमन पोर्ट के थ्रू भी कम्युनिकेट करवा सकते हो, या फिर आप चाहो कि नहीं कॉमन पोर्ट नहीं होना चाहिए, मैं अलग अलग कस्टम पोर्ट के साथ रन करना चाहता हूँ, तो आप कस्टम पोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, राइट। और दूसरी चीज़, इसके लिए डेवऑप्स इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए डेवऑप्स इंपॉर्टेंट है। विदाउट डेवऑप्स आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को यूज़ ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग की नीड पड़ती है। लेकिन अगर आपको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर यूज़ करना है तो आप AWS पढ़ के बस जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी कंपनी से प्रोजेक्ट लेना है, आप प्रोजेक्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अगर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बना रहे हो और आपको AWS का अच्छा नॉलेज है, आप AWS पे काम करके दे दोगे। लेकिन अगर किसी से आप प्रोजेक्ट ले रहे हो, किसी भी कंपनी से प्रोजेक्ट लेने के बाद आप उसको ये प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं माइक्रो सर्विस पे करके दूंगा, और माइक्रो सर्विस में आपको डेवऑप्स का नॉलेज नहीं है, तो आप उस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे दोनों के, मोनोलिथिक के और माइक्रो सर्विस के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों। समझ में आया सर? क्लियर हुआ? यस और नो? उज्जवल जी, हरीश जी, सत्य प्रकाश सर। चलिए, अब जरा थोड़ा सा समझ लो भैया डॉकर क्या होता है, राइट। पूरी कहानी तो मैंने बता दी, एक सेकंड पानी पी लेते हैं। चलिए, अब डॉकर समझ लो, क्योंकि इंटरव्यूअर कई बार ना आपसे ऐसी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, व्हाट इज डॉकर, राइट। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो सर, पहले क्या हुआ, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, ये मेरा सर्वर हो गया। अब ये सर्वर सर आपका फिजिकल भी हो सकता है या क्लाउड का भी हो सकता है। क्लाउड में बोले तो जैसे अगर AWS क्लाउड की बात करें तो EC2 बोला जाएगा इसको, अजूर क्लाउड की बात करें तो वर्चुअल मशीन बोला जाएगा इसको, और अगर आप GCP गूगल क्लाउड में जाते हैं तो इसको कंप्यूट इंजन के नाम से बोला जाएगा। ठीक है सर, क्या बोला जाएगा? कंप्यूट इंजन। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पर आपका EC2 VM कंप्यूट इंजन, ये तीनों में से कोई एक है, राइट। तो आपको मैं अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है तो क्या ले लेता हूँ कि ये आपका EC2 इंस्टांस हो गया। क्या हो गया सर? ये आपका EC2 इंस्टांस हो गया। इस EC2 इंस्टांस का जो कन्फिग्रेशन है सर वो कुछ इस तरीके का है। 4 GB रैम है, आपने इस पर जो लिया हुआ है 4 GB का रैम है, 1 TB का स्टोरेज डिवाइस है। ओके, अब ध्यान से समझेंगे, 4 GB का रैम है, 1 TB का स्टोरेज डिवाइस है। अब इस पर कोई एप्लीकेशन रन करना है, क्या करना है सर? कोई एप्लीकेशन रन करना है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये होता है कि सर आपका ये ना जितना साइज है उतना यूटिलाइज नहीं हो पाता। मान लीजिए आपने एक मेरा वेबसाइट रन किया या एप्लीकेशन रन किया क्लाउड विद विवेक के नाम से, ठीक है। अब इस क्लाउड विद विवेक एप्लीकेशन को रन करने के लिए 1 GB का रैम रिक्वायरमेंट है, 120 GB का स्पेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपने 1 GB रैम और 120 GB का स्टोरेज यूज़ किया, इसमें 3 GB का स्टोरेज, सॉरी 3 GB का रैम, और बाकी का 700-800 GB का स्टोरेज बेस्ट जा रहा है, राइट। तो आप बोलोगे सर इसमें दूसरा एप्लीकेशन डाल दे क्या? तो दूसरा एप्लीकेशन डालोगे तो क्या होगा सर, आपका डेटा सिक्योर नहीं होगा, तो डेटा की सिक्योरिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसलिए एक सर्वर पे एक ही एप्लीकेशन रन किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है सर कि आपको यहाँ पर मान लीजिए वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। वर्चुअलाइजेशन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिनक्स वगैरह अगर आपने पढ़ा होगा, आप क्या करते हो सर, VMware इंस्टॉल किया, इस एक सॉफ्टवेयर के ऊपर आप मल्टीपल क्या करते हो सर मल्टीपल वर्चुअल मशीन बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हो। तो अगर ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा जाए कि सर मान लीजिए मैं यहाँ पर मल्टीपल EC2 के केस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक। EC2 के केस में तो आप छोटा साइज ले लोगे, ठीक है, बट उतना प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। तो मैंने बोला इस पे आपने क्या किया, ये VMware है, इस पे आपने वर्चुअलाइजेशन किया। तो ध्यान दीजिएगा कि आपने VMware सॉफ्टवेयर यूज़ किया,
VMware क्या करता है सर, आपके हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करने की फैसिलिटी देता है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया इस पे विंडोज़ का, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता हूँ लिनक्स का, तीसरा बना लेता हूँ मैक का, और चौथा बना लेता हूँ उबंटू का। ठीक है, आपने 4 ऑपरेटिंग सिस्टम डाले। ड्रॉबैक क्या हुआ सर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जब इंस्टॉल किया, तो देखो एक तो VMware पे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इस पे आपने, मैंने बोला चलो आपने विंडोज़ इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ा, तो आपने इस पे इंस्टॉल किया ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, इस पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला आपने, और इस पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। सारे पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। सर आपको रिक्वायर्ड थी ओनली किसकी, कुछ आपकी बाइनरीज और लाइब्रेरीज की। बट इसमें क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट MS पेंट आ गया आपके पास, ठीक है। आपने ऐसे ही उबंटू लिया तो उसमें आपको VIM कमांड आ गई, HTTPD कमांड आ गया, Nginx आ गया, LS आ गया, PWD आ गया, CD आ गया। ये सब क्या है सर, सॉफ्टवेयर है। तो आपको देखा जाए तो सर जिन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है वो सॉफ्टवेयर भी आ जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है सर, आपका स्पेस जो है अननेसेसरी यूटिलाइज हो रहा है। तो इन सब ड्रॉबैक को देखते हुए मार्केट में क्या हुआ, डॉकर आया। डॉकर से एडवांटेज क्या हुआ, आपने देखो यहाँ पर एक मैन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। अब आप इसको विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, लिनक्स पे भी कर सकते हो, प्रोडक्शन के अंदर लिनक्स सर्वर चलता है, ठीक है। तो मैंने बोला सर आपने सबसे पहले एक मैन लिनक्स सर्वर बनाया। अब इस लिनक्स सर्वर के ऊपर सर आपको छोटे छोटे कंटेनर्स क्रिएट करने। तो आपने पहला कंटेनर बना दिया, दूसरा कंटेनर क्रिएट कर लिया, तीसरा कंटेनर क्रिएट कर लिया, चौथा कंटेनर क्रिएट किया, पांचवा कंटेनर क्रिएट किया, 6 नंबर का कंटेनर बनाया, 7th नंबर का कंटेनर बनाया, 8 नंबर का कंटेनर बनाया, 9 नंबर कंटेनर, राइट। और सारे कंटेनर पे सर लाइट वेट इमेज आती है, 10 MB की, 5 MB की इमेज। आपको जिस साइज का चाहिए, जितना आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, सपोज आपने बोला सर मुझे ओनली PWD और CD कमांड रिक्वायर्ड है मेरे कंटेनर पे, तो आप सिर्फ PWD और CD कमांड ले सकते हो अपने कंटेनर पे, बाकी पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा जाए तो एक रियल एग्जांपल देता हूँ कि भाई डॉकर क्या होता है, राइट। तो देखो पहले क्या होता था सर, आप लोग जाते थे कहीं कॉलेज वगैरह का ग्रेजुएशन करने के लिए, तो आप क्या करते थे, रूम लेते थे। अब रूम सर 10 बाई 10 का है, लेकिन आप सोते कितने में हो, 4 बाई 4 में, राइट। ये 4 बाई 6 का स्पेस आपने ले लिया, बाकी का स्पेस क्या हो रहा है सर, फालतू पड़ा है, उसमें आप कुछ कर भी नहीं रहे, बट आपके पैसे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। तो आज के टाइम पे क्या हुआ है सर, हॉस्टल बन गए। एक रूम है 10 बाई 10 का, उसमें 2 बेड या 3 बेड डाल दिए जाते हैं। क्या होता है, बेड आप अपने अपने बेड पे सोइए और सभी मिलके पैसे दे दीजिए। तो क्या हुआ सर, आपके पैसे बच रहे हैं, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऐसे ही था सर कि जब डॉकर नहीं था मार्केट में, तो हमें क्या करने पड़ते थे सर, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता था, हमें पूरे पैसे अकेले ही पे करने पड़ते थे। अब क्या हो गया सर, डॉकर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम मल्टीपल कंटेनर क्रिएट करके रन करते हैं, और उन कंटेनर से हमारा क्या होता है सर, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है, प्लस हमारी कॉस्ट ज़्यादा नहीं बैठती। तो ये एडवांटेज है डॉकर आने से, इसलिए हम लोग डॉकर की तरफ मूव हुए। और दूसरा आपको जो मैंने माइक्रो सर्विस और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके जब डॉकर और कुबरनेटिस की बात आती है, क्योंकि माइक्रो सर्विस आपका डॉकर और कुबरनेटिस प्रोवाइड करवाते हैं। बात आ गई समझ में उज्जवल जी, हरीश जी और सत्य प्रकाश सर? जी सर। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन डॉकर का। अब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सर ECS क्या होता है, राइट। क्या होता है ECS, तो ECS जो आपका है वो AWS की सर्विस होती है। क्या होती है सर, ECS जो है वो AWS की सर्विस है। अब ध्यान से देखेंगे, आपका जो डॉकर यूज हो रहा है सर, डॉकर कंटेनर, ठीक है, ये डॉकर कंटेनर क्या है सर, आपका ओपन सोर्स है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है सर, आपको खुद आप डॉकर का इंस्टॉलेशन करोगे, फिर कंटेनर क्रिएट करोगे उसके अंदर, फिर कंटेनर के अंदर कुछ चीज़ें करनी, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती, सीधी सी बात है। लेकिन आपका जो ECS है सर, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक कंटेनर सर्विस। और जो ECS है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस है सर, ये आपका AWS की सर्विस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो कंटेनर होते हैं सर, ये खुद मैनेज करता है, कौन, आपका AWS। तो मान लीजिए आपको डॉकर कंटेनर पे लोड बैलेंसिंग करना है, कुछ भी चीज़ें करनी है, वो सब आपको करनी पड़ेगी।
बट ECS में क्या होता है सर, ये सारी चीज़ें AWS मैनेज करता है, इसमें सिर्फ आप अपना कंटेनर क्रिएट करो और अपने कोड को डिप्लॉय करो, तो ये ऑटोमेटिक मैनेज और स्केल करके देता है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ईजी मिलती है, जैसे आपका रैम कितना लेना है, CPU कितना लेना है, ये चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो ECS के अंदर। डॉकर कंटेनर में मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है, आपको खुद कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके बाद कंटेनर, इस पे आपका जो क्लस्टर का कॉन्सेप्ट आता है, तो आपको AWS खुद बना बनाया क्लस्टर देता है, आप क्लस्टर बनाते हो, उस क्लस्टर के अंदर ऑटोमेटिक आपको कंटेनर बन के आ जाते हैं। लेकिन आप जब खुद से इंस्टॉल करते हो तो पहले आपको क्लस्टर सेटअप करना है, क्लस्टर के अंदर आपको कंटेनर बनाते हैं, तो आपको जो डॉकर कंटेनर है, इस पर आपको मैनुअली सारी चीज़ें करनी पड़ती, सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होती हैं। बट आप अगर ECS यूज़ कर रहे होते हो तो इसमें AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। बट चार्जेस की बात करें तो आपका जो डॉकर कंटेनर होता है उसका चार्जेस कम होता है, और ECS जो होता है इसमें चार्जेस ज़्यादा होते हैं। बट वही है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी कम हो जाती हैं जब आप ECS यूज़ करते हैं, तो समझ में आया सर? ले, सर। तो ये था, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर ECS में हम मल्टी कंटेनर चला सकते हैं, मतलब मल्टी कंटेनर का मतलब जैसे हाँ उसके बिल्कुल, साथ डेटाबेस भी जैसे हम डॉकर केस में चलाते हैं, उस केस में क्या हम ECS यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ होता है, सेम फंक्शनैलिटी मिलती है, बस फ़र्क इतना है, ऐसा समझ लो डॉकर कंटेनर जो है ये आपकी पर्सनल कार है, ठीक है? तो इसमें कब सर्विसिंग होनी है, कब क्या होना है, सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ECS जो है सर, ये आपका ओला उबर का एग्जाम्पल है। इसमें इसका मेंटेनेंस कब होना है, इसकी सर्विसिंग कब होनी है, ऑयल कब चेंज होना है, ग्रीसिंग कब होनी है, सब कुछ AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसमें डॉकर वाले में क्या है सर, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बस इतना फ़र्क है बस। बाकी आपका वही कार ओला में मिल रही, वही कार आपकी पर्सनल कार है, उतनी ही स्पीड स्पीड आपकी कार भी जा रही है जितनी स्पीड ओला उबर वालों की जा रही है। बट फ़र्क क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, और कुछ नहीं। नहीं समझ सर, में? जैसे मेरा कहने का मतलब, सर मैं ये मेरा मतलब मीन्स ये कहने का, जैसे कि हम डोकर कंपोज में हम मल्टी कंटेनर एक साथ रन करते हैं, तो ठीक है, आपस में दोनों सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं। राइट। क्या ECS ECS भी ये फीचर देता है कि मल्टी कंटेनर आप रन करो, दोनों से भी आपस में कम्युनिकेट करेंगी? हाँ बिल्कुल करते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, अभी आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, क्या बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप चाहो कि आपस में कम्युनिकेट ना करें तो कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें नेटवर्क के अंदर का पार्ट आएगी, जब अपन नेटवर्किंग पढ़ेंगे डॉकर के अंदर तब सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसका